A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया और अब एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर कसा शिकंजा। रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित ऑक्सीजन को लेकर दिए सख्त निर्देश। रोडवेज बसों में 25 यात्री ले जाने की सीमा हुई तय। वहीं यात्रियों की लगातार हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते हथियार सहित 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। मुंडावर थाना पुलिस ने दी दबिश। और सोमवार से 11 बजे तक खुलेंगी खाद्य पदार्थों की दुकानें। मंगलवार के अवकाश का फैसला छोड़ा व्यापारियों पर। और अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन ने कोरोना मरीजों के लगातार बढ़ रहे ग्राफ के मद्देनजर सरकारी और निजी अस्पतालों में बनाए गए कोविड केयर सेंटर पर मरीजों के उपचार के लिए जहां एक और पर्याप्त इंतजाम किए हैं, वहीं शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर ने निजी अस्पताल संचालकों और ऑक्सीजन सप्लायर्स की बैठक ली। इस बैठक में निजी अस्पताल संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर का अनावश्यक दबाव सरकार और प्रशासन पर नहीं बनाएं। कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान मरीजों की हालत गंभीर होने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग विशेष परिस्थितियों में ही होना चाहिए, लेकिन निजी अस्पताल संचालक इन दिनों अलवर चिकित्सा विभाग और प्रशासन से ये इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। इस पर जिला कलेक्टर ने बताया कि इस इंजेक्शन की सप्लाई अस्पतालों के माध्यम से नहीं होगी, बल्कि प्रशासन को अवगत कराने के बाद ही प्रॉपर तरीके से इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं यदि कहीं इस तरह के इंजेक्शन के कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन के बारे में प्रशासन को डिमांड भेजनी होगी। फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है और इंजेक्शन में आपकी भी। हम सबकी जानकारी में RMCL से रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है। आप लोग शायद वहाँ से परचेज नहीं कर रहे। आप लोग भर्ती करते हो, गारंटी देते हो, रेमडेसिविर मैं ला के दूंगा आपको, और उसके बाद में आप हम पर प्रेशर बनाते हो, अपने पेशेंट के माध्यम से प्रेशर बनाना शुरू करते हो। निजी अस्पतालों और हमारे ऑक्सीजन सप्लायर एजेंट्स को आमंत्रित किया है। हम सब लोगों ने निजी अस्पतालों के मैनेजमेंट या उनके मालिक जो भी आए उनसे विस्तार से वार्ता की। कई बार ये अनुभव किया जा रहा था कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ऑक्सीजन की कमी बताते हैं या रेमडेसिविर की कमी बताते हैं। कई बार इनके पास में रेमडेसिविर होता नहीं है, रेमडेसिविर के नाम पर मरीजों को भर्ती कर रहे हैं जी। उसके बाद में ये सरकार पे प्रेशर डालते हैं। हम सबकी जानकारी में है कि रेमडेसिविर कम मात्रा में आ रहा है और RMCL ने ये तय किया है कि गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे। यदि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग भी उनकी डिमांड के अनुसार रेमडेसिविर परचेज करना चाहते हैं तो वो RMCL से परचेज कर सकते हैं। परंतु यह महसूस किया जा रहा है अलवर ज़िले में कि RMCL से कोई भी रेमडेसिविर इंजेक्शन परचेज नहीं करके केवल हमारे हॉस्पिटल पर प्रेशर डाला जाता है और सरकार से हॉस्पिटल के माध्यम से वो लेना चाहते हैं। हमारे पास में सप्लाई एक निश्चित मात्रा में है। रेमडेसिविर की सप्लाई भारत सरकार के माध्यम से हो रही है और हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही। हमें रेमडेसिविर का उपयोग जुडिशियस करना है कि जिस पेशेंट को रेमडेसिविर की आवश्यकता है उसी के उपयोग किया जाए। अननेसेसरी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कई बार ये भी सुनने में आता है कि साहब ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है, पेशेंट्स को परेशानी हो रही है।
इसलिए आज हमने इनसे चर्चा की। हमने प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए हमारे एक ऑफिसर को नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है, उसमें मेडिकल वाले भी हैं और ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर्स भी हैं। हमने ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई की व्यवस्था अच्छी तरह से सुनिश्चित की हुई है। कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर इस पे फील्ड में हैं। करीब 130-35 व्यावसायिक प्रतिष्ठान हमने सीज किए हुए हैं। रेमडेसिविर या एसेंशियल कमोडिटीज़ की ब्लैक मार्केटिंग की कहीं भी जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे, FIR भी दर्ज कराएंगे, उनके प्रतिष्ठान भी बंद करेंगे। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से खाद्य पदार्थों और फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जहां तक मंगलवार के अवकाश का सवाल है, इसका फैसला जिला प्रशासन ने व्यापारियों पर ही छोड़ दिया है। पालना करने के लिए राज्य सरकार ने जनहित में कड़े फैसले लिए हैं। कल से हमारी दुकानें भी अब 11 बजे तक ही खुलेंगी। उसके बाद में केवल होम डिलीवरी जारी रहेगी। दुकान नहीं खोलने देंगे, केवल एसेंशियल कमोडिटीज़ या हमारी जो मेडिसिन की दुकानें हैं वही खोलेंगी। बाकी दुकानों को हमने बंद कर दिया। इवन पेट्रोल पंप भी 12 बजे बाद में। सर, मंगलवार का अवकाश का क्या रहेगा? देखिए, मंगलवार का अवकाश हमने व्यापारियों की सहमति से तय किया था। अब 2 दिन राज्य सरकार ने 2 दिन का एक्चुअली वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है और रेगुलर दुकानें भी अब 11 बजे खुलेंगी। इसलिए हमने मंगलवार का अवकाश व्यापारियों के ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार अपना अवकाश जिस दिन वो रखना चाहें उस दिन रख सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते राजस्थान गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में अब 50 व्यक्तियों से अधिक किसी भी विवाह समारोह में लोग शामिल नहीं होंगे। वहीं विवाह की सभी रस्में 3 घंटे के समय अंतराल में ही करनी होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना शादी समारोह में जरूरी रहेगी। शादी विवाह में भी अब केवल एक्चुअली हमने 50 लोगों को सीमित किया है राज्य सरकार ने। हमने भी ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और शादी विवाह में अब ये नहीं है किस्तों में बुलाते रहे कि 1 घंटे 2 घंटे पहले 50 बुलाए, फिर 50 बुलाए, फिर 50 बुलाए। कुल में 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है। 3 घंटे में ही शादी समारोह को संपन्न करना है और दूसरा एक ही फंक्शन करना है। ये नहीं है कभी एक सगाई हो रही है, फिर लगन टीका हो रहा है, फिर गोद भराई हो रही है, फिर महिला संगीत हो रहा है, फिर एक भात का कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद एक रिसेप्शन का कार्यक्रम हो रहा है। ये सब कार्यक्रम अब बंद हैं। आज भी मेरे पास में कोई मेरे बहुत नॉन आए थे, वो कहने लगे सर आपको शादी में आना है, 50 लोगों में नंबर नहीं आ सकता, संभव नहीं है। और मैंने उनको अनुरोध किया कि आप भी 50 से कम ही बुलाएं और शादी में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का की हम पूर्ण पालना करें तो निश्चित रूप से हमारी शादी भी अच्छी होगी और लोगों को हम रोग से भी बचा पाएंगे, कोरोना संक्रमण से उनको निजात दिला पाएंगे। तो उन्होंने भी इस बात को से सहमत हुए कि हाँ बिल्कुल मुझे कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी है। जो पहले मैं निमंत्रण दे चुका हूँ उन लोगों को फ़ोन कर करके मना कर दूंगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मैं आपको नहीं बुला पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। तो मैं जिनके शादी समारोह है वो लोग सामाजिक प्रतिष्ठा में नहीं जाएं। कई बार आदमी सोचता है कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा है, मैं बहुत लोगों में जाके आया हूँ, मेरे मेहमान नहीं आएंगे क्या सोचेंगे। अभी हमको लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए किसी भी कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होने दें। सामान्य चिकित्सालय परिसर में शनिवार को आयोजित हुए वैक्सीनेशन शिविर में जिला कलेक्टर की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष पहाड़िया ने कोरोना की दूसरी डोज लगवाई। इस दौरान यहां मौजूद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा श्रीमती पहाड़िया को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। यहां मौजूद जिला कलेक्टर ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी को भारतीय वैक्सीन पर पूरा विश्वास है और वो अन्य लोगों को भी यही संदेश देना चाहती हैं कि इस महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। आज जैसे संतोष पहाड़िया ने सेकेंड टीका लगवाया है। फर्स्ट उनके 6 मार्च को लग गया था, 6 अप्रैल को लगा था उनका। ये सेकेंड है। गवर्नमेंट के जो अपने प्रोटोकॉल है उसके तहत पहले टीके के बाद ही ये काफ़ी आशान्वित और उत्साहित हैं और ये उनके मन में ये बड़ा विश्वास है कि अपने कोरोना के संक्रमण से मैं ग्रसित नहीं हो सकती। और अभी भी ये उनकी ये संदेश देना चाहती हैं कि सभी को जो पात्र लोग हैं कोरोना का टीका लगवा लेना चाहिए। और राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा जो
ऐप जारी किया है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना के व्यवहार, उसकी हम सबको पालना करनी चाहिए। कोरोना की रोकथाम की दिशा में जारी गाइडलाइन के तहत पिछले दिनों से शहर के सभी सार्वजनिक पार्क पूरी तरह से बंद हैं। नेहरू गार्डन में शनिवार को सुरक्षा गार्ड को छोड़कर कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान सुरक्षा गार्ड का कहना था कि कुछ लोग पाबंदी के बाद भी कई बार पार्क में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, जिन्हें वापस समझाइश कर भेज दिया जाता है। ये भारी प्रभाव पड़ रहा है, जनता बंद कर रखी है और गार्डन बंद है। सरकार ने ये बढ़िया किया है जो बंद कर दिया, नहीं तो भारी प्रभाव पड़ता। कितने लोग, कोई लोग आते हैं तो क्या करते हैं? कोई आता है इक्का दुक्का तो उसको हम भगा देते हैं अंदर। नेहरू गार्डन में पानी की व्यवस्था किस तरह से हो रही है? पानी की बढ़िया व्यवस्था है, कौन कर रहा है, कैसे करते हैं? ठेकेदार द्वारा करवाई जा रही है IT। तो ये पेड़ पौधों में पानी, गर्मी है, सूख रहे होंगे तो इसकी कैसे असर होगा? पानी चल रहा है बराबर, पानी चल रहा है बराबर। सुबह शाम? हाँ जी, अभी भी पानी चल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर लगभग सभी न्यायालयों में कामकाज बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते अलवर कोर्ट परिसर में न्यायिक कार्य पूर्णतः बंद रहे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि न्यायालयों में कामकाज बंद होने के कारण वकीलों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पिछली बार भी लॉकडाउन में वकीलों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनकी मांग है कि राज्य सरकार द्वारा वकीलों को आर्थिक सहायता पैकेज प्रदान किया जाए। फैल रही है, इससे न्यायालय परिसर पूर्ण रूप से बंद है। आज भी हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करके न्यायालयों को बंद कर दिया है और जो आज की तारीखें वो 26/4 को नियत कर दी गई हैं। इसके साथ ही न्यायालय में 3-5 तक जो है इस परमानेंट रूप से लॉकडाउन किया हुआ है। 2 अर्जेंट कोर्ट है वो कोर्ट खुली हैं, उसमें बेल एप्लीकेशन और स्टे एप्लीकेशन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। या किसी में मुलजिम अंदर है तो उसी में कार्रवाई हो रही है, या कोई अर्जेंट मुकदमा जो डायरेक्शन का मुकदमा है जो 10 साल पुराना है या उसमें कार्रवाई हो सकती है। न्यायालय में जो है एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। वकीलों की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। राज्य सरकार से भी हमने मांग की है कि हमको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाए। हम बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो काम होता है वो वकीलों का होता है। हमारे नए अधिवक्ता जो भी हैं उनके सामने बहुत ही विकट समस्या आ गई है। पिछली बार भी हमने जो कोरोना के कार्यकाल में 1 साल व्यतीत किया है उसमें हमारे नए अधिवक्ताओं को काम की बहुत परेशानी आई। जो उनके बच्चों की फीस के, कई वकील जो है किराए का मकान लेकर अलवर शहर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना ऑफिस यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। उनके सामने आर्थिक स्थिति पैदा हो गई है और पुनः वही स्थिति आ गई है। पिछली बार भी हमने आर्थिक सहायता जो है अलवर जिला अभिभाषक संघ अलवर से दी है, जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब का, हमारे कोषाध्यक्ष का काफ़ी सहयोग रहा है। इसके साथ ही अब भी अगर हमारे वकीलों के सामने कोई आर्थिक स्थिति आएगी तो हम निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम 20-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जिला अभिभाषक संघ अलवर को दी जाए। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से भी हमने पिछली बार भी मांग की थी, तो उन्होंने हमारे 178 आदमियों को जो है आर्थिक मदद 5-5 हज़ार रुपये की दी थी। आगे भी हम राज्य सरकार से मांग करते हैं और जिला अभिभाषक संघ अलवर जो है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से भी आर्थिक सहायता की मांग करता है। वकीलों की बड़ी स्थिति खराब है और नए वकीलों को तो पहली बात तो काम ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसके माँ बाप इतने समय उनको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जब वो कोर्ट में आता है तो उसके पास कोई किसी प्रकार का धंधा नहीं है। राज्य सरकार को तो हमारी ये भी मांग थी कि इनको स्टाइपेंड की व्यवस्था 5 साल के लिए की जाए, लेकिन सरकार ने आज तक उसका और ध्यान नहीं दिया। अलवर के केंद्रीय बस स्टैंड पर इन दिनों निगम और सरकार के आदेशों के चलते रोडवेज बसों में 25 यात्रियों की सीमा तय करने से टिकट विंडो पर भी विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे। इसको ध्यान में रखते हुए बुकिंग विंडो पर संबंधित बसों में 25 यात्री पूरे होने के बाद टिकट नहीं बनाए जा रहे। वहीं कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही थी। इस दौरान थर्मल स्क्रीनिंग करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि अधिक तापमान पाए जाने पर यात्रियों को बसों में बैठने से रोका जा रहा है। अपने मुंह पर मास्क लगाए, 2 गज की दूरी है जरूरी, हाथ और मुंह साफ रखें, बिना मास्क के बस में यात्रा न करें, बस स्टैंड पर गंदगी ना फैलाए, कचरे को कचरा पात्र में डाले। स्क्रीनिंग ड्यूटी है टेम्परेचर नापने की यात्रियों का। हाँ जी, 40 से 32 टेम्परेचर हो उसको हम रोक लेते नहीं, बैठा देते हैं एक साइड में। 40 से ऊपर जाना है, 40
भीड़ यहाँ लाइन लगवाते हैं, वैसे लोकल सोशल डिस्टेंस की पालना करवा रहे हैं। लाइन तो लगवा रहे हैं बाबूजी। 25 ही यात्री यहाँ से रवाना करवाते हैं। बुकिंग से 25 टिकट काटने के बाद उस बस को बंद करवाते हैं, दूसरी बस में बैठाते हैं। जहूर खां। हमें इन यात्रियों के जो है टेम्परेचर नाप रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसी दूरी पे लाइन बनवा रहे हैं, गाड़ियों भी देख रहे हैं, गाड़ियों में भी नापते हैं इनका टेम्परेचर। बगैर मास्क को मिल जाता है, उसको या तो मास्क लगवाते हैं या उतरवाते हैं। 1-2 की पर्ची बनवाई है। हाँ, कल से आज ठीक है, कल डाउन था, आज कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। हम एक गाड़ी में 25 यात्री बिठाते हैं। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के नेता मुन्नालाल शर्मा ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए निजी बसों में क्षमता से अधिक यात्री ले जाए जा रहे हैं, जिस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। निगम के गाइडलाइन ये है कि यहाँ जो बुकिंग से 25 यात्री ले जा रहे हैं यहाँ से, और कोई स्टैंडिंग यात्री नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी प्राइवेट गाड़ियों को चेक करने की है, वो चेक नहीं करी, वो 60, 70, 80 यात्री तक ले जा रही है। प्राइवेट गाड़ियाँ जो नाम के ऊपर लिखा हुआ है लोक परिवहन सेवा, जबकि उनका टैक्स तक जमा नहीं है। फर्जी लोक परिवहन सेवा है, 80 यात्री भर के ले जा रही है। तो एक तरह से रोडवेज को ये ठिकाने लगाने की बात है कि इन पर तो कार्रवाई हो नहीं रही है, और रोडवेज के लिए गाइडलाइन है, रोडवेज तो पालना कर रही है, इसमें कुछ शक नहीं है। टेम्परेचर देख रहे हैं उनके सर। अच्छा, उसी दूरी पर लाइन बनवा रहे हैं। 2 गज दूरी पर लाइन बनवा रहे हैं। बुकिंग के स्थल पर स्क्रीनिंग कर रहे हो आप? हाँ, बुकिंग के लाइन कर रहे हैं। यात्रियों को टेम्परेचर नाप रहे हैं। किसी का ज़्यादा है कि टेम्परेचर? यात्रा से रोक देते हैं उसको, ज़्यादा होता है। यात्रा से रोक देंगे, ज़्यादा आएगा तो अभी 38 से ज़्यादा नहीं आएगा। कितनी मैक्सिमम कितना होता है तब? ये 34 और 37 के लगभग आ रहा है ज़्यादा। स्थानीय घंटाघर के समीप स्थित सब्जी मंडी में भीड़भाड़ को देखते हुए यहां के सब्जी विक्रेताओं ने अवकाश के दिन सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन कराने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि महामारी फैल रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा केवल चेकिंग करके मास्क नहीं लगाने तक ही कार्रवाई हो रही है, जबकि एक बार भी यहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। पूरा जो है कोविड-19 का इस सब्जी मंडी के दुकानदार नियम से काम कर रहे हैं, और अब एक आध कोई है, अब वो किसी को आदत गंदी पड़ गई तो उसमें हमारे अध्यक्ष साहब मंडी में जो हैं हमारे अध्यक्ष रमेश सैनी जी, उन्होंने अनाउंस करवा रखा है, और अभी भी अनाउंस चल रहा है कि मतलब बिना मास्क के ना तो दुकानदार ग्राहक को माल देता है, और दुकानदार मास्क लगा के रखा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी बात एक हम आपसे निवेदन करेंगे आपके चैनल के द्वारा कि मंगलवार को छुट्टी होती है, तो हम चाहते हैं कि इस सब्जी मंडी को पूरी को सैनिटाइज किया जाए। ये अदरक लहसुन बेचता हूँ मैं। अभी तक तो नहीं हुआ, जब से लॉकडाउन लगा है ना, मंगलवार की ऑफ होने लग गई है मंडी। हाँ, और मंडी अब तो सब अधिकतर सारे दुकानदार जितने बैठे सब मास्क लगा के बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि सैनिटाइजर की जाए मंडी को। और हमारा नाम चंद्र प्रकाश है, पुरानी सब्जी मंडी घंटाघर से। हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी सैनिटाइजर होनी चाहिए, जैसे मंगलवार को अवकाश हो जाए मंगलवार को कर दे में हमारी मंडी सैनिटाइजर कर दी जाए। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए A24 न्यूज़ के साथ।
नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती है और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के, और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें, और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। इसलिए मैं परिवार से यही कहती हूँ, सबसे हाथ जोड़ के नगर परिषद की विनती है, हमारी सबकी सरकार की गाइडलाइन है, सरकार बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। ब्रेक के बाद A24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार फल और सब्जी विक्रेताओं को भी निश्चित समय के अनुसार सुबह 6 से 10 बजे तक ही सब्जी मंडियों में अपना कारोबार करना होगा, लेकिन जिला प्रशासन से हुई वार्ता के अनुसार फल सब्जी मंडी आढ़तिया यूनियन ने ऑटो रिक्शा और अन्य वाहनों के जरिए गली मोहल्लों में जाकर लोगों को घरों पर ही फल और सब्जियां उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यूनियन के संरक्षक पप्पू भाई प्रधान ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण सीमित समय में मंडी में भीड़ भाड़ नहीं हो, इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन से निवेदन कर ये सहमति मांगी ताकि लोगों का सड़कों पर भी आवागमन कम से कम हो सके। बदल गया है क्या? कोविड-19 का फैलता हुआ प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि फल सब्जी मंडी में एक सुनिश्चित समय के लिए खुले और कम से कम लोग हों, सोशल डिस्टेंस में कारोबार हो और सोशल डिस्टेंस की पालना करते हो। तो हमने भी इस बात पे प्रशासन के साथ सहमति जताई है। सुबह हमारी 6 बजे से लेके और 11 बजे तक का समय रखा है। वैसे तो हमारा कारोबार 5 बजे चालू हो जाता है, तो हम ये मानते हैं 5 बजे से लेकर 11 बजे तक थोक व्यापारियों का काम रहेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों से विनम्र आग्रह है, कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है, प्रत्येक घर में पेशेंट है और पेशेंटों से आप घबराएं नहीं और उन लोगों का पूरा ध्यान रखें और साथ साथ कोशिश करें कि आप फल सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने नहीं आए। मैंने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि आपके घर तक आपको सब्जी मिलेगी। हमने ठेली की, मोबाइल वैन की, हमने ऑटो रिक्शे की, हमने ई रिक्शे की व्यवस्थाएं की हुई हैं। मोहल्ले मोहल्ले में आपको मंडी के भाव में सब्जी और फल मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को मंडी से अब ज़्यादा भाव में अगर मिले तो आप तुरंत प्रभाव से हमसे संपर्क करें, आपके घर तक आपको फल और सब्जी मिलेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो के जो लोग हैं आम उपभोक्ता मंडी में नहीं पहुंचे। सब्जी मंडी में मंगलवार को संपूर्ण बंद रहेगी और प्रत्येक दिन 5 बजे से लेकर 11 बजे तक मंडी खुलेगी। थोक का सामान आएगा, आपके मोहल्ले तक पहुंचेगा। मैं आप लोगों से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंस से काम करें और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें घर में रहे, घर से बाहर नहीं निकले। अलवर जिले के जापानी जॉन औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत एक जापानी कंपनी के अधिकारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनका उपचार स्थानीय सोलंकी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हालत में सुधार बताया जा रहा है। अस्पताल के डॉक्टर विक्रांत सोलंकी ने बताया कि 10 अप्रैल को पता लगा कि ये बीमार है और 14 अप्रैल को वो इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जहां उन्हें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी, लेकिन अब इनकी हालत सुधर रही है और जल्दी ही इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो 10 तारीख से बीमार हैं। हमारे पास वो 14 तारीख को यहाँ भर्ती हुए थे। जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव वगैरह आई थी तब उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी लो था और उनको ऑक्सीजन डिमांड थी काफ़ी। पेशेंट ने अच्छी रिकवरी दिखाई है और पेशेंट ने बहुत इम्प्रूव किया है, उनको पर्याप्त ट्रीटमेंट मॉनिटर हुआ है। मेरे साथ एक हमारा EICU है, उसमें 40 की टीम हमारे साथ रहती है। दे हैव ऑल्सो मॉनिटर्ड हिम एंड पेशेंट इज़ डूइंग वेल।
अब उनको जापान शिफ्ट करने की बात हो रही है फॉर हिज पर्सनल रीजन। हेल्थ वाइज ही हैज़ इम्प्रूव्ड एंड ही हैज़ शोन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। और मेरे ख्याल से आज या कल में वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और ट्रांजिट के लिए शायद उनको 1 या 2 दिन फोर्टिस में रखना पड़ेगा जब तक उनको क्लियरेंस नहीं मिलती है। उनकी कोविड पॉजिटिव कब हुए थे और किस तरह के सिम्टम मतलब देख के बाद आपने कहा CTVT करवाया, क्या करवाया? उनकी पहले 8-10 दिन की हिस्ट्री थी। 10 तारीख से पहले वो 5-7 दिन ट्रैवल कर रहे थे। गोवा का भी उन्होंने शायद भ्रमण किया है, गुड़गांव भी गए थे और उनको 10 तारीख से सिम्टम आने शुरू हुए थे। उन्होंने अपने वहीं पे लोकली जांच कराई थी जो RT-PCR पॉजिटिव आई थी। तो 14 तारीख को हमारे पास वो भर्ती होने आ गए थे। तो एयरलिफ्ट करने की प्रक्रिया गुड़गांव से होगी या यहाँ से? एयरलिफ्ट प्रक्रिया जैसे ही क्लियरेंस मिलता है, जैसे ही वहाँ से उनका प्लेन डिस्टेंस होता है, वो प्रक्रिया पेशेंट को सिर्फ इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है कि चीज़ें वो एक तो एयरपोर्ट के पास रहेंगे और कैपिटल में होने की वजह से वहाँ पास होने के वो फॉर्मेलिटीज़ जल्दी हो पाएंगी। इस बीच उनके कांटेक्ट में उनके फैमिली मेम्बर्स या कोई या आप ही लोग मतलब सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं? उनके खुद के ब्रदर एक अमेरिका में डॉक्टर हैं, उनसे मेरा कोई डायरेक्ट बात तो नहीं हुई है, पर हाँ उनके जापान से डॉक्टर का एक फ़ोन आया था जो कि उनके अरेंजमेंट कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। इन दिनों ई-रिक्शा चालक भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि गृह विभाग और जिला प्रशासन की सख्त गाइडलाइन के अनुसार लोग घरों से बहुत कम निकल पा रहे हैं। इस दौरान इन्हें सवारियां मिलना मुश्किल हो रहा है। शनिवार को कई ई-रिक्शा चालक ज्योतिराव फुले सर्किल के पास मायूस नजर आए तो A24 के संवाददाता की इन पर नजर पड़ी और कुछ इस तरह से बयान किया इन्होंने अपना दर्द। कमल सिंह। ई-रिक्शा चला। ई-रिक्शा है। लॉकडाउन में बिल्कुल ख़त्म है काम जी। 1.5-2 घंटे में हो जाते हैं खड़े। सवारियाँ आती हैं जो भी बैठती नहीं है। मतलब काम बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, गुजारा बस जितना बनता है वो टाइम पास कर रहे हैं। मांग यही है कि हमारे के चलती रहे, हमको 2 पैसे का रोजगार मिलता रहे हमको भी। अब पता नहीं अब आगे क्या होगा क्या नहीं। सर मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल से हमारे जैसे ऑटो चलना चाहे तो कंटिन्यू ऑटो चलाया जाए और नहीं चला पाएंगे तो बच्चे कैसे गुजारा कर पाएंगे। हम डेली सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। आज 200 बन रहे हैं, कभी 300 बन रहे हैं। आगे हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। गाड़ियों किस्त नहीं जा पाएंगी, किस्तों पे गाड़ी हैं, किसी का लेन देन है किसका करेंगे, बिजली का बिल कैसे करेंगे, घर को कैसे गुजार से चलाएं। हमारे को सवारी नहीं मिलती है तो बैठ कर राजी नहीं, पैसे नहीं देती है। और उसके बाद में अगर पूरे दिन चलाएँगे तो हमारे ज़्यादा 300-350 बन पाते हैं और अब बंद कर देंगे तो फिर हम तो भूखे मरेंगे इस हिसाब से। अब कर रहे हैं जैसे बन रहे हैं वैसे चला रहे हैं काम, क्या करें। हाँ, फिर पूरा बंद करो इसको। ये जो दुकानें खोल रखी हैं ठेके वेके जो फॉर्चूनों की खोल रखी है, फिर पूरा लोग कहाँ मिल रही है, इक्की दुक्की मिलती है उससे कर लेते हैं थोड़ा बहुत गुजारा बस। हालांकि इन दिनों केवल आवश्यक खाद्य पदार्थों और फल सब्जी दूध आदि की दुकानों के खोलने की ही अनुमति है, लेकिन अनेक ऐसे भी कारोबारी हैं जो सरकार और प्रशासन से कुछ निश्चित अवधि के लिए ही सही अपनी दुकानें खुलवाने की मांग कर रहे हैं। रोड नंबर 2 पर स्थित कूलर, पंखे और अन्य विद्युत सामान के विक्रेता विनोद नरूला का कहना है कि गर्मी का सीजन है और सरकार की गाइडलाइन की पालना के कारण दुकानें नहीं खोली जा सकती, लेकिन उनकी मांग है कि कुछ घंटों के लिए ही सही ऐसी दुकानें भी खोलने की अनुमति दी जाए ताकि लोगों को भी राहत मिल सके और संबंधित दुकानदारों को भी ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़े। इसी तरह से एक अन्य विक्रेता का भी कुछ यही कहना था। अभी लॉकडाउन को चलते हुए बहुत टाइम हो गया और हमारा जो सीज़न है ये गर्मी का सीज़न है, इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। सही है कि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करके प्रशासन अगर चाहे तो थोड़ा सा हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। जिस तरह से अभी सुबह 7 से 11 तक की परमिशन दी गई है, इस 7 से 11 में हमको भी परमिशन मिल जाए जिससे हमारा जो गोदामों में माल भरा पड़ा है वो भी थोड़ा सा हल्का होगा, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पब्लिक जो परेशान हो रही है, जिनको कूलर, पंखे, एसी लेने हैं, शादी वाले जो परेशान हो रहे हैं, उनको भी थोड़ा सहयोग मिलेगा। इस तरह से प्रशासन को चाहिए कि थोड़ा सा हमको संभाले, थोड़ा हमारा सहयोग करे, ये हमारी मांग है। इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। हाँ बंद है बाज़ार, तो अब क्या करें, माल कैसे बेचे, फिर माल कैसे बेचे, गुजारा कैसे होएगा।
कल से जो 7 से 11 बजे का टाइम हो जाएगा तो कोई तुम्हारी डिमांड है? डिमांड तो है, माल तो बेचना पड़ेगा ना, गर्मी में कैसे बिकेगा माल। गर्मी का सीजन चल रहा है, माल भरा पड़ा है, सबको मिलेगी। जैसे दुकानें बंद है तो फिर कैसे बिकेगा? और ये तो देखो सर, कोई आएगा तो बेचना ही पड़ेगा माल, तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है जब जाके बेचेगा। उधर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समीप हेलमेट विक्रेता से जब पूछा गया कि किस तरह के सामान बेचने की अनुमति नहीं होने के बावजूद वो क्यों बैठे हुए हैं, तो उनका कहना था कि पेट की खातिर कुछ तो करना ही होगा। इन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि पुलिस दुकान सीज करने की कार्यवाही भी कर सकती है। हेलमेट का काम करते हैं हम तो। हेलमेट का काम करते हो। अब जैसे पखवाड़ा चल रहा है, ये कल से भी टाइम चेंज हो जाएगा। हाँ, तो हमारे गुजारा कुछ नहीं हो रहा, हमें मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ भी नहीं हो रहा हमारा, तो कुछ सुविधा करनी चाहिए सरकार को हमारे लिए। अभी कैसे गुजारा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, टाइम पास कर रहे हैं ऐसे ही। नहीं, बिल्कुल नहीं बिक रहा हेलमेट एक भी। कोई सख्ती नहीं हो रही, ग्राहक पड़ रहे हैं। हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं है कि 11 बजे का टाइम है, 9 बजे हम घर से आते हैं। सब क्या करें, हेलमेट की बिक्री है ही नहीं है। आते हैं और दुकान खोलते हैं, चले जाते हैं। पुलिस वाले आते हैं, जब बंद करके घर चले जाते हैं। सर अभी तो छूट तो ये लगा के बैठे हैं, जब कोई आ जाता है तो बढ़ा के चले जाते हैं। कल से तो 7 से 11 बजे का हो जाएगा टाइम, फिर कैसे करोगे गुजारा? सर क्या करें, बैठे हैं, कोई आ जाता है तो बेच लेता है, नहीं तो चले जाते हैं। अब पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते हथियार सहित 3 बदमाश गिरफ्तार। जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते थाना पुलिस ने 3 लोगों को मैं हथियार गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को एएसआई राजकमल ने जाब्ते के साथ रात्रि गश्त के दौरान देखा तो 5 व्यक्ति गाड़ी के सामने खेत में बैठे हुए दिखाई दिए, जो पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को गोली मारकर रुपए लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस जाब्ते ने घेरा बनाकर बड़ी मुश्किल से मौके से 3 बदमाशों को पकड़ लिया तथा 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर कमांडर गाड़ी लेकर फरार हो गए। बदमाशों की तलाशी ली तो उनके पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एयरगन तथा लोहे की रॉड। पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की पकड़ के लिए पुलिस टीम गठित कर दी है। कल शाम को एएसआई राजकमल को दौरान गश्त सूचना मिली कि बेटंटा चौराहे के पास पेट्रोल पंप के पीछे कुछ लोग पेट्रोल पंप लूट की योजना बना रहे हैं, जिस पर एएसआई द्वारा उक्त लोगों को जाके चेक किया तो 5 व्यक्ति थे कमांडर जीप के साथ, जिनमें 3 व्यक्तियों को तो पकड़ लिया और 2 व्यक्ति जीप लेके फरार हो गए। पकड़े गए व्यक्तियों में शेर सिंह, सतीश कुमार व विक्रम सिंह, ये सभी बानसूर इलाके के रहने वाले हैं, जिनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड चोरी, नकबजनी, लूट का रहा है। उक्त लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी शेर सिंह के कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। ये लोग बेटंटा चौराहे के पास पेट्रोल पंप को लूट की योजना बना रहे थे। आगे इनसे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। अन्य वारदातों की खुलासे की संभावना है। अलवर शहर में शनिवार शाम को पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कोरोना गाइडलाइन की सख्ती पूर्वक पालना कराने के लिए पुलिस लवाजमे के साथ शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए सघन निरीक्षण किया। इस दौरान बेवजह घूमते पाए गए लोगों के अलावा मास्क नहीं पहनने और गाड़ियों के कागज नहीं होने पर कई लोगों के चालान भी काटे गए। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बाजारों में ये भी देखा कि कोई दुकानदार नियमों की अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाजत।